इस लेक्चर में हम एक ब्रॉडर ओवरव्यू लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च के जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो डिज़ाइंस कौन कौन से अप्रोप्रिएट हैं, इनअप्रोप्रिएट हैं, कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। जनरली हम ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं कि ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कौन कौन सी हैं और ये क्यों अप्रोप्रिएट हैं। इसमें हम पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी या पार्शली पार्टिसिपेटरी या फुली पार्टिसिपेटरी स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं और किस तरह की स्टडीज़ में। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक इंडिविजुअल वेडिंग के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वो वेडिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मसलन इंगेजमेंट का प्रोसेस क्या है, वो देखता रहता है, लोग आते हैं और वो किस तरह से जो है वो वेडिंग के इवेंट्स को प्रोसीड कर रहे हैं, अंगूठी कैसे पहनाते हैं, गिफ्ट कैसे देते हैं, या फिर मेहंदी की रस्म है तो वो कैसे चल रही है, कौन है जो किस तरह से कौन गिफ्ट देता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके कपड़े कौन से पहनते हैं। और फिर इसी तरह से कि वेडिंग इवेंट्स जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और उसका एक सीक्वेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में कोई वेडिंग हो रही है तो उसके अंदर एक रिचुअल्स की एक सीक्वेंस है, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। यानी पहले इंगेजमेंट होगी, फिर शादी के दिन रखे जाएंगे, फिर एक दिन में वो वेडिंग का इवेंट होगा, फिर उसके शादी के बाद की भी ट्रेडिशन है। ये कभी नहीं हुआ कि शादी के बाद वाली ट्रेडिशंस वो रिचुअल्स पहले परफॉर्म कर लिए जाएं और जो शादी बाद में हो। या ये भी नहीं हो सकता कि बच्चे पहले हो जाएं और बाद में निकाह होता रहे, तो ये तो क्राइम हो जाएगा ना पाकिस्तान में। जबकि यूरोप के अंदर मैंने देखा है कि वहाँ पे इवन लोगों के बच्चे भी हो जाते हैं, बाद में शादी कर लेते हैं। मैं एक शादी में आई वॉज़ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जहाँ मेरी क्लास फेलो जो हैं वो उसके 10 साल 11 साल के दो बच्चे थे, वो भी अपने वालदैन की शादी में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि उनका फ्री कपलिंग का ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं मुमकिन। तो रिसर्च के प्रोसेस में अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्वेशनल कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है। मिसाल के तौर पे क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन वेडिंग इवेंट्स में, क्या नॉन पार्टिसिपेटरी सिर्फ बैठे हैं और देखे जा रहे हैं, या आप डांस वांस चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए गए और लोगों का रिएक्शन देखा कि क्या लोग जो हैं वो फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि यार हम भी डांस करें। क्या उनके जाने से वो जो लोग डांस का हिस्सा बन रहे हैं वो ऑलरेडी चार्ज हो जाएंगे, या वो कहेंगे यार इसको तो ये काम आता ही नहीं है। अगर नहीं आता तो वो फिर कैसे उसको सिखाने की कोशिश करेंगे। और बाज़ औक़ात लोग फुली उन्हीं की तरह सीख के डांस करते हैं। तो ये जो है ये हम ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टमेटिकली ये हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सी स्टडी के लिए फोकस स्टडी के लिए जो है वो कहाँ पे किस सेटिंग में फोकस ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और कहाँ पे वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकती या डाटा ज़्यादा हम नहीं ले सकते। फिर इसी तरह से की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जिसमें अगर हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्डेंट्स तक एक्सेस नहीं है, तो इनडायरेक्टली मिसाल के तौर पे अगर कोई लॉकअप में है या जेल में है क्रिमिनल, तो उस तक तो शायद हमारी एक्सेस ना हो। तो फिर उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें, उसकी फैमिली हो सकती है, उसके दोस्त हो सकते हैं, या उस कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं, या जो जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो इंडिविजुअल हो सकता है। फिर इसी तरह इन डेप्थ इंटरव्यूज़ जो हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर केस स्टडीज़ या इंडिविजुअल केस स्टडीज़ भी होती हैं और कम्युनिटी की केस स्टडीज़ भी होती हैं या इशू स्पेसिफिक केस स्टडीज़ भी होते हैं। मिसाल के तौर पे क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ लाहौर का मसला है, या ये रूरल एरियाज़ का भी मसला बनता जा रहा है, ये टाउन्स के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये मसला बनता जा। आज तक तो सिर्फ यही कंसिडर किया जाता है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या वो वाकई उसी तक लिमिटेड है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि इशू स्पेसिफिक केस स्टडीज़ जो हैं वो किस तरह से हमारी सोशलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं। फिर इसी तरह बायोग्राफीज़ हैं, कौन सी सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी सिग्निफिकेंट ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, कौन से इररेलेवेंट है। क्योंकि जब आप बायोग्राफीज़ में जाके लोगों से पूछते हैं
तो वो जनरली इधर उधर की बातें भी करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको इशू स्पेसिफिक हमने कैसे बनाना है। फिर एक वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक जो 1960 से ऑनवर्ड यूज़ होती जा रही है और काफ़ी मोमेंटम पकड़ती जा रही है, ग्राउंडेड थ्योरी मेथड। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके टूल्स टेक्निक्स क्या हैं, उसके कैनन्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है। तो हम उसको ग्राउंडेड थ्योरी मेथड के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस भी है उसी तरह से क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस भी है। तो हम इसको भी डिटेल में कि इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, कहाँ पे ये अप्रोप्रिएट है, कौन से टूल्स टेक्निक इसके अंदर यूज़ होंगे, इसके लिए कौन सी टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन अप्रोप्रिएट हैं। फिर हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक सदी से दूसरी सदी के या एक सेंचुरी से दूसरी सेंचुरी का कोई जानना चाहते हैं, डिफरेंस जानना चाहते हैं, सोशल चेंज जानना चाहते हैं, तो हम हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस को डिटेल में सीखेंगे। फिर इसी तरह से डिस्कोर्स एनालिसिस के सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो एक किस्म का ख़ास फेमिनिस्ट डिस्कोर्स मिसाल के तौर पे क्रिटिकल डिस्कोर्स है या पोस्ट मॉडर्न डिस्कोर्स है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ें डिस्कस की और आइंदा आने वाली स्लाइड्स में हम इसको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।